जय हिंद। आइए आज देखते हैं आपकी केमिस्ट्री का सबसे सिंपल टॉपिक जो है, सबसे सरल है, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, देखो नाम है इसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। आप विद्युत को पता है, आप जानते होंगे विद्युत किसे कहते हैं। नॉर्मली विद्युत का अर्थ सब जानते होंगे। अरे लाइन छूने पे जो मारता है, लाइन पता है ना। लाइन बहुत जगह मारा जाता है, इसे मतलब मारता है, बहुत करंट वरेंट मारता है, आप समझ रहे हैं। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए विद्युत रसायन किसे कहते हैं, आप ऐसे समझिए कि विद्युत रसायन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत रसायन वह प्रक्रिया होती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सबसे सरल भाषा में, विद्युत रसायन वह प्रक्रिया या भाग है जो विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं विद्युत रसायन वह प्रक्रिया है, समझो ध्यान से, एकदम सरल है। विद्युत रसायन वह प्रक्रिया है जो विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। यानी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे और रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करे, विद्युत ऊर्जा में। अच्छा समझो, ऐसे आप लोगों के पास मोबाइल होगा, फोन, आप जो फोन को चार्ज में लगाते हैं, फोन को चार्ज में लगाएं तो जो विद्युत ऊर्जा है आपके, आप जानते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर बैटरी है, और बैटरी के अंदर आपको पता है केमिकल रहता है, पता है ना, बैटरी के अंदर केमिकल रहता है। तो जब आप फोन को चार्ज में लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। बैटरी के अंदर क्या है, रासायनिक पूरा, विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। फिर जब आप उस बैटरी का यूज करते हैं फोन के लिए, तब रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो नॉर्मली इसको आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा। रसायन विज्ञान का भाग या रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य सामंजस्य स्थापित करे, उसे कौन सी, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। आप लोग एक बार हमारे साथ बोलिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत ऊर्जा, ठीक है, बोलो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य सामंजस्य स्थापित करे, स्थायित्व स्थापित करे, संतुलन बनाए, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए जोर से, विद्युत रसायन। क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। आप लोग भी अपने घर पे संतुलन बनाते हैं ना, अपने पिता माता और इधर उधर लाल पीला हरा के मध्य सामंजस्य, समझ रहे हो, तो वही क्या कहलाता है। ठीक है, आप रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य सामंजस्य जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, विद्युत रसायन कहते हैं। इन्वर्टर होगा आपके घर में, समझो इन्वर्टर है, बिजली आई, वो कौन सी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, उससे आपका इन्वर्टर चार्ज होने लगा। तो विद्युत ऊर्जा के द्वारा बैटरी के अंदर जो केमिकल रहते हैं वो फिर से बनते हैं, तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। फिर आप जब लाइट कट जाती है तो उसी इन्वर्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टर में जो आवेश रहता है, तो उस समय आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है किसमें कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, और फिर रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ऐसे समझो, विद्युत ऊर्जा है आपकी, दिख रहा है, विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई, लाइट आई तो रासायनिक ऊर्जा में। और फिर जब लाइट कटी बाबा, जब लाइट कट गई तो रासायनिक ऊर्जा फिर से किसमें कन्वर्ट होने लगी,
ठीक है, विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई? रासायनिक ऊर्जा में। और फिर लाइट जब कटी तो रासायनिक ऊर्जा फिर से किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या स्थापित हो रहा है? सामंजस्य। ध्यान समझो, विद्युत ऊर्जा पहले किस में बदला? रासायनिक ऊर्जा में। फिर से रासायनिक ऊर्जा किस में बदलने लगा? विद्युत ऊर्जा में। यही तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। कितना सरल है, रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलिए। यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इतना क्लियर है? इतने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? देख लीजिए एक बार परिभाषा आप लोग दोहरा लीजिए। क्या कहते हैं विद्युत रसायन? किसे कहते हैं? विद्युत रसायन वह प्रक्रिया या विज्ञान का वह भाग है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले या रसायन तथा विद्युत ऊर्जा के मध्य सामंजस्य स्थापित करे। उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, अब देखिए इसके प्रकार देखते हैं। विद्युत रासायनिक सेल जो है, ठीक है, विद्युत रासायनिक जो ऊर्जा होता है, ये पहला प्रकार होता है, इसका एक सेल होता है जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल को आप नॉर्मली गैल्वनी सेल, या वोल्टीय सेल, गैल्वनी सेल या किसके किसके नाम से जानते हैं? गैल्वनी सेल की या वोल्टी सेल की। विद्युत रासायनिक सेल को किसके किसके नाम से जाना जाता है? गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। किसके किसके नाम से जानते हैं? गैल्वनी सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये विद्युत रासायनिक सेल क्या है? नाम से पता चल रहा है, विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति होती है। युक्ति का मतलब समझ रहे हो? दिमाग जो आप लोगों के पास है ना थोड़ा बड़ा। तो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदले? विद्युत ऊर्जा में। या वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदले? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। या आप ऐसे कह सकते हो, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदले? विद्युत ऊर्जा में बदले, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदले? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले उसको क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। ऐसा सेल या ऐसा युक्ति जो विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। जैसे आप लोगों के यहाँ बैटरी वोटरी होता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। आप लोग तो सेल का इस्तेमाल किए होंगे, वो जो टर्चियम सेल नहीं लगता, वही सब सेल। अच्छा देखो, इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। इसका एग्जाम्पल कौन है? डेनियल सेल। इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। ठीक, ध्यान समझो,
ये विद्युत रासायनिक सेल जो है ना, ये डेनियल सेल इसका एग्जाम्पल है। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसको आप दो नाम से जानते हो, आप इसको गैल्वनी सेल कह सकते हो या वोल्टी सेल। गैल्वनी सेल और वोल्टी सेल का एग्जाम्पल कौन है? डेनियल सेल है। गैल्वनी सेल और वोल्टी सेल का एग्जाम्पल कौन है? डेनियल सेल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बताते हैं आप लोगों को। गैल्वनी सेल और वोल्टी सेल का एग्जाम्पल कौन है? डेनियल सेल होता है। ठीक, अब डेनियल सेल को बनाते हैं और उसकी संरचना समझते हैं कि डेनियल सेल बनता कैसे है। मिटाते हैं इसको। अब देखिए, डेनियल सेल को बनाने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले दो लिया जाता है बड़े बड़े बीकर। क्या लेते हैं? दो बड़े बड़े बीकर। ठीक, इस बीकर के अंदर भरते हैं लिक्विड। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या भरते हैं? लिक्विड। दो बड़े बड़े सेल लेते हैं और दो बड़े बड़े बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर क्या भरते हैं? लिक्विड। हम लोग बना क्या रहे हैं याद रखिएगा, डेनियल सेल। क्या बना रहे हैं? डेनियल सेल। दो बड़े बड़े बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर लिक्विड भरते हैं। अब किया क्या जाता है इसके साथ? देखो, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है, सबसे सिंपल है लोन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? लोन कॉन्सेप्ट। अब लोन का मतलब होता क्या है? ये हमारा कौन सा साइड है? ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। लोन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ए का मतलब होता है एनोड। ए का मतलब एनोड। और एन का मतलब होता है निगेटिव। लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव था। अब इसका यूज कैसे किया जाता है? देखिए, इसका यूज ये है, ये कहता है कि लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड में आपका सदैव क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और जिस साइड ऑक्सीकरण होगा उसे हम क्या कहेंगे? एनोड। और एनोड जो है वो सदैव क्या रहेगा? निगेटिव। ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? देखिए यहां पर नॉर्मली देख लेते हैं, ऑक्सीकरण। यहां पर ऐसा OX लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। OX का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। और RED का मतलब क्या? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? सीधा सीधा कह रहे भैया, ऑक्सीकरण। सीधा सीधा ऑक्सीकरण। ऑक्सी का मतलब क्या? ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? जुड़े। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का निकलना देखो, ऑक्सीजन जुड़े। अब सीधा सीधा इसका अपोजिट, इसका उल्टा हो जाएगा। जिसमें में से ऑक्सीजन क्या हो? निकले। ऑक्सीजन निकले और ऑक्सीजन जुड़े। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकले अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। और ऑक्सीकरण का और OX का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले। ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन। अगर इसमें में से हाइड्रोजन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, हाइड्रोजन निकले और इलेक्ट्रॉन निकले, और इसमें क्या हो? हाइड्रोजन जुड़े, जस्ट सब इसका अपोजिट होगा, और इलेक्ट्रॉन जुड़े। हाइड्रोजन जुड़े और इलेक्ट्रॉन जुड़े तो क्या कहलाएगा? अपचयन। हाइड्रोजन जुड़े और इलेक्ट्रॉन जुड़े तो क्या कहलाएगा? अपचयन। और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकले तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, जब आपकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़े, तो आपका क्या होगा? ऑक्सीकरण
और ऑक्सीडेशन नंबर जब आपका कम हो तो वहां पर क्या होगा, अपचयन। समझ गए? ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। बाकी आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग एक साथ बताइए, अच्छा बताइए फटाक से कि अगर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अगर दोनों एक साथ होता है तो आप उसको क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे ऑक्सीकरण अपचयन जब एक साथ होता है? बोलिए। ऑक्सीकरण अपचयन जब एक साथ होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, बहुत सही। ऑक्सीकरण अपचयन जब एक साथ होता है तो वो प्रक्रिया या उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी अपचयन एक साथ होता है तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये समझ गए? अब बताते हैं आप लोगों को आगे। बहुत नॉर्मल टॉपिक है, बस समझना आप लोग ध्यान से इसको। अब देखो, ये कह रहा है लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा तो राइट साइड में इसके क्या हो जाएगा, रिडक्शन अपने आप होगा। और लेफ्ट साइड वाले को आप क्या कहेंगे, एनोड, और वो क्या होगा, निगेटिव। अब देखो, अब डेनियल सेल बनाने के लिए हम दो तत्व लेते हैं, एक जिंक को लेते हैं, दूसरा कॉपर को लेते हैं। कौन से दो तत्व लेते हैं? एक जिंक लेते हैं, दूसरा कॉपर को लेते हैं। अब देखो, अब दोनों में से पता चले कि किस पे ऑक्सीकरण होगा, किस पे अपचयन होगा, किसको हम लेफ्ट साइड में रखें, किसको राइट साइड में रखें। तो इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, जो कम क्रियाशील होगा, ठीक है, जो कम क्रियाशील होगा उसका अपचयन होगा, और जो ज्यादा क्रियाशील होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो कॉपर जो होता है ये कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील का मतलब समझ रहे हैं, ये इतना तेज काम नहीं करेगा। और जिंक जो होता है ये ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक। जिंक जो होता है ये ज्यादा क्रियाशील होता है, और जो कॉपर होता है वो कम क्रियाशील होता है। कहने का अर्थ क्या है, ज्यादा क्रियाशील का मतलब क्या है, जो काम जल्दी जल्दी करने लगे, जो अपने काम के लिए एक्टिव रहे फटाक से। जिससे कुछ चीजों पे देखो सब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लड़का बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है किसी चीज पे। अभी उसको कह दो पढ़ लो, नहीं एक्टिव होगा। काम कर लो, नहीं एक्टिव होगा। अभी उससे कह दो शादी कर लो, तभी तुरंत कहेगा तुरंत कराइए। तो वो सब चीजें बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। तो जो जल्दी एक्टिव हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, ज्यादा क्रियाशील। और जो ज्यादा क्रियाशील रहेगा वो बढ़िया से काम करेगा, समझ रहे हो, रिजल्ट बढ़िया आएगा उसका। आगे बिया हुआ करके तुम लोग सब खुश रहा है, बिया के लिए देखो कितना मगन हो गए हो, ठीक। तो जो जिंक रहता है वो ज्यादा क्रियाशील, कॉपर जो रहता है कम क्रियाशील। तो जो ज्यादा क्रियाशील रहता है उसका क्या होगा हमेशा, ऑक्सीकरण। और जो कम क्रियाशील होता है उसका क्या होगा, अपचयन। समझ गए? जो ज्यादा क्रियाशील रहता है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जो कम क्रियाशील है उसका क्या हो जाएगा, अपचयन। जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील। जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। ये आप लोग जब आवर्त सारणी पढ़ोगे, आवर्त सारणी का जब आप लोग डी ब्लॉक पढ़ने लगोगे, तब आप लोगों को ये कंफर्म होगा कि काहे इसको ज्यादा क्रियाशील कहते हैं, काहे इसको कम क्रियाशील कहते हैं। जब डी ब्लॉक का आप लोगों को आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तब आप समझेंगे। इतना तो समझ गए होंगे आप। अब आगे बताते हैं इसमें। जिंक अधिक क्रियाशील है। अब आपको पता है कि जो ज्यादा क्रियाशील है वही उसी का क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब आपको पता है कि जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहां होगा, लेफ्ट में। अब उसी को आप क्या कहेंगे, एनोड, और उसका चार्ज कैसे होगा, निगेटिव। अब आप इसकी क्षण बनाते हैं, इसकी क्या बनाते हैं, एक क्षण। इस क्षण को आप किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट। किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट। लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में किसकी क्षण है, जिंक की। किसकी क्षण है, जिंक की। तो सीधा है अपोजिट राइट साइड में किसकी क्षण हो जाएगी, आपका बचा है कॉपर का। ये किसकी क्षण है, कॉपर का। जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो कॉपर पे क्या होगा, अपचयन। इतना क्लियर है। जिंक पर होगा ऑक्सीकरण, तो कॉपर पे क्या होगा, अपचयन होगा। दूसरी चीज समझिए। अब देखो ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। अब यहां पर देखो, ये जो क्षण है, ये जो
दोनों क्षण बनाए गए, इन दोनों क्षणों को क्या कहते हैं? बहुत नॉर्मल चीज है। इन दोनों को कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन दोनों क्षणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। इन दोनों क्षणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। ठीक, इन दोनों क्षणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रोड बनता कैसे है? इलेक्ट्रोड देखो बनता ऐसे है कि अगर किसी तत्व को उसी के विलयन में डुबाया जाता है, अगर किसी तत्व को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका क्या प्राप्त होता है हमको? इलेक्ट्रोड। अगर किसी को, जैसे आप लोगों को रहना हो तो आप लोग किसके साथ ज्यादा सही रहना पसंद करोगे? कंफर्टेबल, जो आप लोगों को जैसा हो ना। अगर बढ़िया होगा तो बढ़िया, दलिदर होगा दलिदर, लुच्चा होगा तो लुच्चा, हरामी होगा तो हरामी, उसको वही पसंद आएगा। जो जैसा रहता है उसको वही पसंद आएगा। तो वैसे जो तत्व है अगर उसको उसी के विलयन में डुबो दिया जाए तो उसका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम क्या करेंगे? फटाफट बताइए। जिंक का इलेक्ट्रोड हमको बनाना है तो क्या करेंगे? बहुत सही। अगर जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम उसको किसके विलयन में डुबो लेंगे? जिंक सल्फेट। जिंक का क्षण बनाना है तो उसको किसके विलयन में डुबाना है? ZnSO4। जब ZnSO4 में आप जिंक की क्षण को डुबाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? जिंक का इलेक्ट्रोड। और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप इसको किस में डुबोएंगे? CuSO4 के विलयन में। इलेक्ट्रोड बनाना आ गया, बहुत सही, सिंपल है। अब देखो सेटअप करते हैं। अब किससे इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलेंगे? तो एक वायर लगाते हैं और वायर लगा के हम दोनों एक दूसरे को जोड़ देते हैं और बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा नियंत्रक होता है। बहुत अच्छा नियंत्रक का मतलब समझ रहे हैं कि धारा को बहुत बढ़िया, एकदम छोटी से छोटी भी करंट होती है ना। जैसे आप लोग छोटी से छोटी चीज देखते हैं, कहाँ देखते हो? पढ़ाई में नहीं देखोगे छोटी छोटी चीज, बारात में एकदम तैयार रहता है, आप लोग सेंटर मार के एकदम VIP ऐसा लगता है कि बस आप ही लोग की शादी हो रही है। ठीक, तो छोटी से भी छोटी करंट को कौन माप लेता है? गैल्वेनोमीटर। इसलिए यहाँ पर हमको देखना है कि कुछ करंट और जा रहा है कि फालतू का हम लोग इसका इतना सेटअप कर रहे हैं, इतना मेहनत लगा के कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगा दिए धारा मापने के लिए। इतना तो सब ठीक ठाक है। अब बाद में यहां पर लगाया जाता है एक U आकार की ट्यूब लगाई जाती है। इस U आकार की ट्यूब को क्या कहते हैं? लवण सेट। क्या कहते हैं? लवण सेट, सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या कहते हैं? लवण सेट, सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या भरा रहता है? KCl। क्या भरा रहता है? KCl। KCl को क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। और इसके मुंह पर एक जेल लगा रहता है, पाइप के मुंह पे। इस जेल को कहते हैं अगार अगार जेल। अगार अगार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अगार अगार जेल। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसको कहा जाता है अगार अगार जेल। तब से आप लोग देख लीजिए, इसको पूरा सेटअप देख लो, बना लो बढ़िया से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इतने में? पूरा सेटअप क्लियर है आप लोगों का? अब आगे बताएं। अब देखो, इधर हम लोग जिंक सल्फेट को लिए हैं और ये किसकी क्षण है?
जिंक की, और कॉपर सल्फेट को लिए किसकी छड़ है, कॉपर की छड़ है। पूरा हमारा सेटअप क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। अब देखो जिंक सल्फेट को जब जिंक के अंदर डुबोते हैं तो आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीकरण। और फटाक से याद करो कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो आप उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो इस वाले डब्बे के अंदर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमारी किसकी क्षण है, जिंक की क्षण। किसकी क्षण है, जिंक की क्षण। तो आपको पता है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, अभी ये जो जिंक है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, नॉर्मल जिंक है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो वो पता है आपको कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जिंक को जब उसके विलयन में डुबाया जाता है तो कुछ हलचल होती है। क्या होती है, ये जो जिंक की क्षण है ये अपने विलयन से जिंक सल्फेट से क्रिया करता है। तो क्या करता है, जिंक में से, ये जो जिंक की क्षण है इसमें में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या होते हैं, निकलते हैं। कितने, हम लोग कहां पढ़ रहे थे, हाँ, जो जिंक है, ध्यान समझो। अब देखो जब जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसके अंदर कुछ हलचल सी महसूस होती है, हलचल सी महसूस होती है। क्या होता है, ये जो जिंक की सॉलिड क्षण होती है ना, पूरी जिंक की जो सॉलिड क्षण होती है, इस जिंक के सॉलिड क्षण में से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आप जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण। याद हो गया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। अब देखो जिंक की क्षण से निकलते हैं क्या, Zn2+, Zn निकला। अब Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। लेकिन इसमें में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जिंक के ऊपर कितना प्लस आ जाता है, 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। अब देखो इसकी संख्या 0 से कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पर 0 से 2 रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है कि नहीं। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। अब देखो इस जिंक की क्षण से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे Zn+। और जितने Zn+ निकलेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस जिंक की क्षण पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे निगेटिव किसके क्षण पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिंक की क्षण पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन। इसीलिए लोन कॉन्सेप्ट में कहा जाता है जो एनोड क्षण होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। एल का मतलब लेफ्ट साइड, ओ का मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए का मतलब इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और इसकी प्रकृति क्या होती है, निगेटिव। काहे कि इसकी क्षण पर बहुत सारे कौन से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जा रहे हैं। अब जब बहुत सारे हो जाते हैं तो इसको किसके माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तार के माध्यम से, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। किसके साइड पहुंचता है, कॉपर की साइड। जब कॉपर की साइड पहुंचता है तो आपको पता है कि इस साइड ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस साइड क्या होगा, अपचयन। और अपचयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ना, इसमें बहुत सारे Cu2+ और SO4- के आयन होते हैं। Cu2+ SO4- किसके आयन होते हैं, Cu2+ SO4- के बहुत सारे आयन होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पर आता है वैसे ही जो Cu2+ आप जानते हैं प्लस माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो ये Cu2+ किसके लिए दौड़ता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए। किसके लिए दौड़ता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए। जब बहुत सारे प्लस इसके साइड आ जाते हैं तो इसका जो दीवार है इसके बहुत सारे प्लस आ गए, इसलिए कहा जाता है जो कैथोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड क्या हो गया, निगेटिव। ये केवल डेनियल सेल में होता है और सब में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन केवल डेनियल सेल एक ऐसा एग्जांपल है इसका जिसमें ये जो एनोड है वो निगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस साइड जाता है उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट आई होती है। ठीक, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपको पता है। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जैसे आप बाल्टी में तेज से पानी गिराइए तो पानी की धारा, दूध लड़ाइए बहुत तेजी से, दूध की धारा। जैसे आप किसी को गरिया रहे हैं, धुआंधार, तो गाली की धारा हो गई। एकदम हुमच के हरा है, खींच के मार रहे हैं, मार की धारा हो गई। यानी जो चीज बहुत तेजी से हो उसको आप क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आप धड़ाधड़ बोल रहे हैं तो कहते हैं शुद्ध धारा प्रवाह बोल रहे हैं। तो वैसे ही विद्युत धारा किसे कहते हैं,
आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन की सदैव विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर बहुत सारे आ गए और Cu2+ जाने लगे, तो Cu2+ बहुत सारे देखिए विलयन में है और SO4- आयन है, Cu2+ क्षण की ओर जा रहा है, तो Cu2+ इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है और क्या बनाता है? Cu+, केवल क्या बनाता है? Cu। और Cu जो रहता है वो सॉलिड रहता है और Cu2+ क्या रहता है? एक्वस रहता है। अब जब सॉलिड ये बनाता है तो इस क्षण के ऊपर इकट्ठा होता जाता है, इसलिए ये वाली क्षण क्या होती जाती है? मोटी होती जाती है। और यही प्रक्रिया लगातार आपका जो बैटरी होता है, सेल होता है, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हमको लगातार जो करंट रहता है वो मिलता रहता है, लगातार करंट मिलता रहता है। अब धीरे धीरे देखो जितना ऑक्सीकरण होगा उतना ये क्षण क्षय होता जाएगा। वो ठीक है, आप नया क्षण लगा लेंगे, लेकिन अभिक्रिया चलते चलते यहाँ पर हो जाती है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या होती है? एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है। पहले उसका प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन समझेंगे कि प्रॉब्लम इसका क्या है और सोल्यूशन क्या है। पहले प्रॉब्लम ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम ये है कि प्रक्रिया लगातार चल रही है। जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी तो इस विलयन के अंदर बहुत सारे Zn के ऊपर 2+ आयन आ जाएंगे कि नहीं? बहुत सारे Zn के ऊपर 2+ आयन आ जाएंगे इस विलयन के अंदर। इतने Zn के ऊपर 2+ आयन आ जाएंगे कि इसमें में से अगर Zn के ऊपर 2+ निकलेगा तो इन दोनों के मध्य क्या होने लगेगा? प्रतिकर्षण। क्या होने लगेगा? प्रतिकर्षण। यानी इन विलयन के अंदर का जो Zn के ऊपर 2+ है, ई वाले Zn को आने ही नहीं देगा। कहेगा भैया हम आने ही नहीं देंगे, हमारे अंदर बहुत सारे Zn के ऊपर 2+ है, तो ये क्या करेगा? नहीं आ पाएगा। और इधर जस्ट आपको पता है कि सारे Cu के ऊपर 2+ किसकी ओर भाग रहे हैं? क्षण की तरफ भाग रहे हैं। सारे Cu2+ किसकी तरफ भाग रहे हैं? क्षण की तरफ भाग रहे हैं, क्षण की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्षण से चिपक रहे हैं। एक समय इस विलयन के अंदर Cu2+ की मात्रा इतनी कम हो जाएगी और जो SO4- है इसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि Cu2+ को क्षण की ओर आने ही नहीं देगा। और ये न जाने दे रहा है न आने दे रहा है। जब आने जाने नहीं देगा तो हमारा सेल क्या हो गया? खराब हो गया, हमारा सेल रुक जाएगा। तो उसके निदान के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लवण सेतु का। और लवण सेतु में हमारा क्या भरा रहता है? पोटेशियम क्लोराइड। ये बैलेंसिंग का ही तो काम करता है, बैलेंसिंग का ही तो काम करता है। कैसे करता है? इसके अंदर बना है क्या? पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो लवण सेतु में ये जो पोटेशियम होता है ये इस साइड चला जाता है और Cl इस साइड चला जाता है। होता क्या है? इधर क्या है? Zn के ऊपर 2+ और इधर आया Cl। तो Zn के ऊपर जितने 2+ रहते हैं, Zn के ऊपर 2+ है और आ गया कौन? Cl, और बना लेता है ZnCl2। क्या बना लिया? ZnCl2। ZnCl2 बना लेता है, जिंक के साथ मिलकर Zn2+ के साथ मिलकर क्या बना लेता है? ZnCl2। ZnCl2 बना लिया। इधर के जितने जिंक के आयन थे सब संतुलित हो गए, संतृप्त हो गए, सबको क्लोरीन मिल गया। अब ये जिंक को, अब ये जो जितने Zn2+ है क्षण में से आने देगा। और इधर जो पोटेशियम है इस साइड जाता है, इसके अंदर बहुत सारे SO4 के आयन है जो Cu2+ को क्या कर रहे हैं? जाने नहीं दे रहे हैं। तो पोटेशियम जो है K आपका जाएगा SO4 से मिल जाएगा, तो ये बनाएंगे क्या? K+ SO4 मिलकर क्या बनाते हैं? K2SO4। ये क्या है? ये आपका जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये संतुलित नहीं है ना, यहां पर ऐसे कर दीजिए, सही है। और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना लेता है। अब इधर के सारे सल्फेट आयन खत्म हो गए और इधर के सारे कौन से आयन खत्म हो गए? इधर के सारे जिंक के आयन खत्म हो गए और इधर के सारे सल्फेट आयन खत्म हो गए। दोनों अब सेल की प्रक्रिया लगातार चलने लगेगी। ठीक, सेल की प्रक्रिया क्या होगी? चलने लगेगी और हमारा सेल फिर से काम करने लगेगा। ये कौन सा सेल है? पूरा डेनियल सेल। कौन सा सेल है? डेनियल सेल। डेनियल सेल में कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से डेनियल सेल समझ लिए, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बहुत सही। क्या है? डेनियल सेल में कौन सा कॉन्सेप्ट करता है? लोन कॉन्सेप्ट।
एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड। आप लोग हमारे साथ बोलिए, LON, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लोन कॉन्सेप्ट, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लेफ्ट साइड कौन रहेगा, एनोड, उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के ऊपर फलस्वरूप कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। इतना क्लियर है। अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, किसी भी क्षण को अगर उसके विलयन में, जलीय विलयन में डुबाया जाए तो उसका क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट की विलयन में डुबा गया, जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। कापर को कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया, कापर का इलेक्ट्रोड बन गया। इन दोनों का इलेक्ट्रोड बन गया, इन दोनों का इलेक्ट्रोड बना दिया, इसको किससे कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, प्रक्रिया चलने लगी, इस साइड होने लगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या, जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन, और कितना बना, Zn के ऊपर 2+, इसमें Cu2+ कापर के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं तो जितने इसमें से Cu2+ के इलेक्ट्रॉन है सब क्षण की ओर आकर्षित होते हैं और क्षण से जाकर चिपक जाते हैं, इसलिए क्षण क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इसके अंदर, इस विलयन के अंदर Zn की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये और Zn को अंदर लेता ही नहीं, और ये और Cu2+ को जाने ही नहीं देता। तब कौन काम आता है, हमारा लवण सेतु। लवण सेतु क्या करता है, क्लोरीन को भेजता है इधर, जो Zn के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, ZnCl2, और ये पोटेशियम को इस साइड बनाता है, जो पोटेशियम को पोटेशियम के साथ SO4 के साथ मिलाकर क्या बना देता है, K2SO4। दोनों साइड न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप इधर की जो क्षण होती है वो उसका क्या होता रहता है, क्षय होता रहता है। ठीक, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। डेनियल सेल किसे कहते हैं। अब इसका आता है सेल निरूपण। अब आप लोगों को बताते हैं सेल निरूपण कैसे किया जाता है, यहां तक लिख लीजिए। ठीक, नहीं तो सेल निरूपण जो है आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक डेनियल सेल को एकदम तैयार रखिए। ठीक, जय हिंद।